जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप लोग को आज सुबह में एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि अब जो आप लोग का क्लास शुरू होने वाला है वो एकदम क्रैश कोर्स टाइप शुरू होने वाला है और इसमें पूरी की पूरी जो है तैयारी आपको कराई जाएगी, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, यानी पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत फॉर्मूला से किया जाए, क्योंकि आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में यदि सवाल आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो किसी भी सवाल को आप तब बना पाएंगे जब आपको उसका फॉर्मूला मालूम होगा, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप सबों के लिए बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिक जानकारी लगभग पूरे बुक का, यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर अंतिम एक्सरसाइज तक लगभग पूरे के पूरे बुक का जो है फॉर्मूला और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन वगैरह टोटल को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें सारी जानकारी लिखी गई है भाषा के माध्यम से, बिल्कुल आसान भाषा के माध्यम से। यदि आपने थोड़ा बहुत भी गणित को पढ़ा है तो आप आसानी से जो है इसको पढ़कर और इसके बारे में समझ सकते हैं कि क्या लिखी हुई है या किसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, किसका फॉर्मूला क्या है। तो सारी जानकारी जो है एकदम कहा जाए तो शॉर्ट में पूरे के पूरे बुक का निचोड़ आपको जो है दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप लोगों को शुरू में ही कह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मज़ा आने वाला है आप सभी को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज आपका है संबंध तथा फलन। देखिए, हम सब कुछ पढ़कर नहीं दिखाएंगे, आपको वीडियो को रोक कर जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आप रोक कर पढ़ेंगे आपको जानकारी मिलते जाएगा। जैसे शुरू में है संबंध तथा फलन, फिर इसमें जो है संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। संबंध के लिए दो क्रमिक युग्म की ज़रूरत होती है, उसके बीच समानता की ज़रूरत होती है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होना चाहिए। कार्तीय गुणनफल क्या है, फिर आपको इसके नीचे दिया गया है कि रिलेशन यानी संबंध क्या है। ए तथा बी कोई अरिक्त समुच्चय होगा। ए का बी से संबंध आर यह है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, यानी ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा वो ए और बी के बीच रिलेशन को दर्शाएगा। फिर उसके नीचे जो है कुछ भाषा के रूप में लिखा गया है। तो जब आप इस भाषा को पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को रोककर एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए और आपको आसानी से जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए दूसरे स्लाइड में चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि संबंधों का डोमेन और रेंज के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। तो इसमें आपको पूरा का पूरा जो है दिख जाएगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जो पूरी जानकारी आपको जो है इसमें दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि समुच्चय आर ए से बी का संबंध है, तब आर जो है उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। यदि किसी समुच्चय आर के लिए क्रमिक युग्म के सभी प्रथम अवयवों का उपसमुच्चय डोमेन कहलाता है। यानी जब दो पेयर दिया गया है, ठीक है, दो क्रमिक युग्म दिया गया है, तो उसमें जो सबसे पहला वाला अवयव होता है वो कहलाता है उसका डोमेन, ठीक है। सभी प्रथम अवयव समुच्चय का डोमेन कहलाता है। और किसी समुच्चय आर के क्रमिक युग्म के सभी द्वितीय अवयवों को समुच्चय का परिसर यानी कि रेंज कहते हैं। और उसमें जो समुच्चय बी होता है उसको कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपको इसमें भाषा के रूप में दिख रहा होगा आसानी से। कह रहा है भिन्न प्रकार के संबंध। यहाँ पर अब संबंध का प्रकार दिया गया है, जैसे स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे बारीकी से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंसी रिलेशन। एक संबंध जो कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है, तो उसे तुल्यता संबंध कहा जाता है। इसके बाद आगे दिया गया फलन। जो इसमें जानकारी दिया गया है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रतिचित्रण के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, पूरा जानकारी दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आपका है, देखिए यहाँ पर प्रतिचित्रण में जो है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण दिया गया, माने ऑन टू फंक्शन का जो है यहाँ पर मैपिंग किया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला स्लाइड में चलते हैं।
यहाँ देखिए आच्छादक प्रतिचित्रण किया गया, माने आच्छादक फलन का यहाँ पर इमेज आपको दिख रहा होगा बगल में, ठीक है। इसके बाद एकाकी का दिया गया, इसके बाद बहु एकाकी का दिया गया, इसके बाद एकाकी अंतक्षेपी प्रतिचित्रण किया गया, माने उसका मैप तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे ना, ठीक है, जब आप इसके प्रतिचित्रण को देखेंगे यानी इसके जब मैपिंग को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मैपिंग के आधार पर भी आप किसी भी फंक्शन को जो है आसानी से छांट सकते हैं यदि कोई ऐसा मैप दिया गया है तो, ठीक है। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण का यहाँ पर दिया गया है, बहु एकाकी अंतक्षेपी प्रतिचित्रण का दिया गया है, इसके बाद बहु एकी आच्छादक प्रतिचित्रण का दिया गया है। सबका सब जो है बारी बारी से यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है। बस आपको एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोकना है, उसको अच्छा से लिख लेना है, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद जब आपका क्लास चलेगा तो एक एक करके सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको नोट करने की ज़रूरत है, आपको वीडियो को रोक कर नोट करते चलेंगे सबको। इसके बाद यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है आपको फॉर्मूला दिखाई गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया व्युत्क्रम वाला, ठीक है, जो आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर सेक इन्वर्स 1/x, tan इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 1/x और कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स एक्स बराबर, मतलब ये व्युत्क्रम वाला दिया गया है जो आप देख कर ही समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चलिए अगला है आपका tan इन्वर्स एक्स का दिया गया यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस इन्वर्स एक्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इन्वर्स एक्स का है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इन्वर्स एक्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स y बराबर फॉर्मूला दिया गया tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy, जो आपको जो है tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का, सबका फॉर्मूला जो है बारी बारी से नीचे तक आप देख सकते हैं 3 tan इन्वर्स एक्स तक जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला दिया गया। इसका अभी पहला वीडियो लाने के पीछे रीज़न है कि जब हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेगी कोई समस्या नहीं होगा, आप सभी प्रकार के सवालों का जो है आसानी से जो है उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे यदि आपके पास फॉर्मूला है। तो निश्चित तौर पे इसको देखते चलेंगे, ठीक है, या तो अभी आप देख के याद कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। आगे देखिए मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है जो आपको दिख सकता है। मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन दिया गया है, उसके बाद उसका भेद आपको दिया गया है कि कौन सा कौन अवयव है, इकाई अवयव कौन है। दो अवयव की समानता के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। अवयव का योगफल, अवयव का अंतर आपको दिख रहा होगा, अवयव का गुणनफल यहाँ पर दिख रहा है। सममित अवयव के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। आगे है कि विषम सममित अवयव के बारे में दिया गया है, अव्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में दिया गया है, व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में दिया गया है, सहखंडज अवयव के बारे में दिया गया है, ठीक है। बस आपको देख देख कर नोट करना है और इसको एक बार पढ़ना है बारीकी से, ठीक है, पढ़ना है फिर उसको नोट करना है, वीडियो को रोककर पढ़ना है फिर उसको नोट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ सकते हैं इसको। व्युत्क्रमीय अवयव के बारे में दिया गया, अवयव का इन्वर्स के बारे में दिया गया, अवयव का परिवर्तन यहाँ पर दिया गया, ट्रांसपोज वाला फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा। सहखंडज के गुण नीचे आपको दिए गए हैं, एडजॉइंट ए बराबर, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। सहखंडज का जो गुण आपको नीचे दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे प्रतिलोम का भी गुण आपको दिख रहा है, प्रतिलोम का गुण ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई के बराबर, या ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई के बराबर। ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे ए के बराबर, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से जो है एक बार देख लेने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है आपको, देखिए अवयव के बारे में कुछ दिया गया है। ए इन्वर्स निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक आपको बताया गया है। फिर रैखिक मतलब जो रैखिक वाला है, मतलब मान लीजिए कि समीकरण वाला जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन है वो आपको दिख रहा होगा, कोई हल नहीं होने का क्या कंडीशन है वो दिख रहा है, अनंत हल हो या कोई हल नहीं हो उसका क्या कंडीशन होगा ये आपको दिया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट के बारे में यानी सारणिक के बारे में। सामान्य रूप से तृतीय क्रम का सारणिक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उपसारणिक सहखंड के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको और भी जानकारी यहाँ पर सारणी का विस्तार दिया गया है कि उसको विस्तार कैसे करेंगे, ठीक है। सारणी का गुण आपको दिख रहा होगा, यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको उसके गुण के बारे में दिया गया है, ठीक है। जीरो होने का कंडीशन नीचे दिया गया है, देख सकते हैं आप आसानी से। वीडियो को रोक कर देखिए, पढ़िए आप,
चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम जो है आपको आगे आगे बढ़ाते चल रहे हैं। आपके पास वक्त है, आप वीडियो को रोककर ये पूरी की पूरी चीज़ों को पढ़िए, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ सकते हैं इसको। आगे फिर वही दिया गया है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दो अवयवों का योगफल व्यक्त कर सके तो उस सारणी को उसी क्रम में, मतलब जैसे मान लीजिए कि यदि प्लस के रूप में दिया गया है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कि A1 प्लस अल्फ़ा, तो उसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको इधर दिख रहा है। मतलब हमारा प्रयास है कि इस तरीके से भाषा के रूप में आपको दिया गया है कि बस आप उसको पढ़कर ही पूरा का पूरा समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारणी का डिफरेंशिएशन के बारे में आपको दिया गया, फिर सारणी का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है उसके बारे में आपको दिया गया है। यहाँ क्रैमर का नियम आपको दिया गया होगा, देख सकते हैं आप, जो रैखिक समीकरण को हल करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है सीमा और संतता, यानी लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये तो लिमिट का पूरा फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। कोई भी फंक्शन f(x) और φx दो फलन है, तो यदि x बराबर f(x) है, a है, यहाँ पर देख सकते हैं कि f(x) बराबर लिमिट एक्सटेंस टू a और इसके बाद φx बराबर b है, तो इसके अनुसार नीचे जो है आपको कुछ दिया गया है कि उसका योगफल, उसका अंतर, उसका गुणनफल वगैरह ये, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 sin x बटा x बराबर 1 होगा, लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x बराबर 1 होगा, फिर लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x बटा में x बराबर 1 होगा, लिमिट एक्सटेंस टू 0 sin इनवर्स x बटा में x बराबर 1 होगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस x 1 पावर में 1/x का मान जो होता है कांस्टेंट के बराबर होगा, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटा में x के पावर x, तो इस तरीके से जो है इसका मान इसके बराबर भी हो सकता है, यानी इसका मान कांस्टेंट के बराबर होगा। और इसके नीचे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको लिमिट का दिया गया जो आप देख सकते हैं आसानी से। आगे है कि यदि कोई फंक्शन लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी के लिए दिया गया है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप बारीकी से एक बार पढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी RHL LHL के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी चैप्टर में जो आप पढ़ें, देखिए अवकलनीयता के बारे में दिया गया है कि बाएं पक्ष का अवकलन दाएं पक्ष का अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिया है कि कांस्टेंट का 0 होगा, x के पावर n का क्या होगा, e के पावर x का, a के पावर x का, log x का, साइन इनवर्स x का, साइन x का, cos x का, ये सब का दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद इधर देखिए tan इनवर्स, cot इनवर्स, सेक इनवर्स, cosec इनवर्स, योगफल वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, गुणनफल का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो यदि भागफल के रूप में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ सिंबल भी आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इसको रोक कर अच्छा से देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए dy/dx या f' या dy या d1, यदि प्रथम कोटि का डिफरेंशिएशन है, तो द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर dx इंटू dy/dx, और फिर यह हो जाएगा d² y में dx² f" या d² y या फिर y2, मतलब ये संकेत आपको दिया गया है। किसी फलन को किसी दूसरे फलन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अवकलनों के अनुप्रयोग के बारे में आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब की चर्चा है, प्रवणता है, ढाल है। dy/dx बराबर tan टाउ होता है, यानी tan थीटा बराबर, ये समझ सकते हैं आपके dy/dx होता है, जिसको ढाल भी कहा जाता है, जिसको प्रवणता भी कहा जाता है। दिए हुए वक्र पर बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो y × y1 बराबर dy/dx या tan थीटा या x, उसके बाद x माइनस x1, ठीक है। दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण का मान निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग किया जाता है, m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ m1 और m2 जो है tan टाउ 1 और tan टाउ, मतलब tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का मान होगा, ठीक है। वक्रों के स्पर्श रेखा का प्रतिबिंब निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है tan 0 डिग्री बराबर, ठीक है। यदि यहाँ पर देखा जाए कि m1 और m2 आपस में बराबर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो दोनों रेखा का जो है गुणनफल -1 के बराबर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। अभिलंब और उसका समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अभिलंब और उसका समीकरण यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद रोले का प्रमेय, लॉन्गरेंज का प्रमेय, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। आगे है आपका ज्यामितीय महत्व है, लॉन्गरेंज का मध्यमान प्रमेय आपको दिख रहा होगा। ज्यामितीय महत्वता है, एक दृष्टीय फलन है, बढ़ता हुआ फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की जानकारी इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। आगे है उच्चतम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, एक ही पूरा स्लाइड में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको बताया गया, तो इसको देखकर आप आसानी से जो है
पढ़ सकते हैं। और जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है ये सब का सब आपका आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। अभी आपको केवल नोट करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ऐसा भाषा के रूप में जो लिखा हुआ है उसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया, यानी फर्स्ट बुक का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड बुक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए देख सकते हैं यहाँ से अब इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, पावर में एक ऐड करके उतना ही से भाग करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स बटा में log ए होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, 1/√1 - x² का। यानी डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला देखें, यदि उसको आप ठीक उल्टा कर देंगे तो वो सबका सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, ये भी आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। नीचे योग से फलनों के योगफल तथा अंतर पर समाकलन आपको दिख रहा है। देखिए योगफल और अंतर में ज़्यादा विशेषता होता नहीं है। यदि कोई दो फंक्शन जोड़ या घटाव में है तो उसको अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस यही इसमें दर्शाया गया है। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा नीचे, dx बटा में x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ देख सकते हैं आप। आगे आपका है dx बटा में √x² - a², जिसका इंटीग्रेशन है x बटा में log x + ज्यों का त्यों। इसके बाद खंडस्थ समाकलन के बारे में दिया गया है कि यदि दो फंक्शन गुना में है जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या गुना उसको नहीं कर पा रहे हैं, या पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो है खंडस्थ समाकलन का प्रयोग करते हैं और उसमें पहला फंक्शन को बाहर रखते हैं, द्वितीय फंक्शन का समाकलन करते हैं, माइनस प्रथम फंक्शन का अवकल गुणांक द्वितीय फंक्शन का समाकलन गुणांक। ये जो है उसको आइलेट के अनुसार सजाया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नीचे कुछ विशिष्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको दिया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये सब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कुछ दिया गया है, देख सकते हैं। सबका सब फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करने की ज़रूरत है। आराम से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको याद ही कर जाइए ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे, जब डायरेक्ट फॉर्मूला वाला हो तो आपको एकदम आसानी से जो है पूरा जवाब दे पाएंगे। अगला देखिए, समाकलन करने के कुछ नए तरीके यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब कुछ नए तरीका तो नहीं कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ समाकलन करने का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आगे आपको दिख रहा है कि यदि समाकलन इस रूप में होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। नीचे जो आपको दिख रहा है ये सब आपको आंशिक भिन्नों के समाकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ और भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हर के आंशिक भिन्नों का समाकलन करने के लिए कंडीशन आपको अपनाना है। यदि समाकलन इस रूप में दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन ये करना है। फिर यहाँ पर निश्चित समाकलन का कुछ फॉर्मेट दिया गया है जो आप देख सकते हैं। उसका सामान्य गुणधर्म भी आपको नीचे दिया गया है। इसके बाद अनंत सीमा वाला भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग भी आपको यहाँ पर अब दिया गया है कि जब दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, निश्चित समाकलन के रूप में परिक्रमण ठोस के आयतन एवं पृष्ठ, यदि किसी ठोस के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधारित कोई संबंध यदि आकृति है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा की गई है। इसके बाद परिक्रमण y अक्ष के अनुदिश यदि चलेगा या x अक्ष के अनुदिश अल्पचाप की लंबाई, ये साड़ा का साड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अवकल समीकरण से संबंधित है। ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद समघातीय समीकरण है, उसको हल करने का कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया है। रेखीय समीकरण का है। ठीक है, नीचे कुछ फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा, ये सबका सब फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से वेक्टर की शुरुआत होती है, वेक्टर का योग है, वेक्टर का सदिश स्थिति है। यहाँ पर वेक्टर के बारे में और भी चीज़ें दी गई है जो देख सकते हैं। ये टोटली फार्मूला है। जब m अनुपात n में विभाजित होगा तो क्या फार्मूला लगाना है, जब द्विविमीय होगा तो क्या फार्मूला लगाना है। त्रिविमीय के लिए यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। द्विकोजीय निकालने का ये फार्मूला है आपका। ठीक है, आगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। तीन बिंदुओं के समरेख होने पर इसका प्रतिबद्ध क्या होगा। सरल समीकरण कैसे निकालेंगे। जब दो समांतर रेखा होगा तो क्या कंडीशन है। तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे होगा। चार बिंदुओं से एक समतलीय होने का प्रतिबद्ध क्या होगा। ये टोटल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अदिश तथा सदिश गुणनफल है, देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, I.I, J.J, K.K, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए, दो सदिशों का ये K क्रॉस K, I क्रॉस I, J क्रॉस J, ये टोटल पूछा जाता है आपसे। सदिश गुणन का एकक सदिशों के पदों में इसको यदि व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का व्यंजन कैसे निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्भुज के विकर्ण का, जब विकर्ण दिया गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ देख सकते हैं बल का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, पलाघूर्ण का दिया गया है।
जो कि फिजिक्स में खासकर प्रयोग होता है। अदिश त्रिगुणन यहाँ पर आपको दिख सकता है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है, सी ठीक है। और इसको सारणी के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे ये आपको दिया गया है। अदिश गुणनफल की विशेषता भी आपको दिया गया है। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ए बी सी आपको दिया गया है, बी सी ए दिया गया है, सी ए बी दिया गया है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं एकांक सदिश आई जे के का अदिश गुणनफल के बारे में आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एकदम आसानी से देख लेने की ज़रूरत है, एक एक पॉइंट को अलग अलग करके, ठीक है। फिर यहाँ पर समांतर षष्ठफलक का आयतन निकालना है, सदिश त्रिगुणन आपको दिख रहा होगा, नीचे कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। एक बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण है आर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है, जो आपको आसानी से सब दिख रहा है। टोटल एकदम भाषा वाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, 3 सदिशों के समूह का व्युत्क्रम है, तो देख सकते हैं आप बारी बारी से सभी फॉर्मूला को देखिए, बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से 3 डायमेंशनल शुरू हुआ है, 3 डायमेंशनल में 3D है, और इसमें देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले दूरी सूत्र आपका है 3 बिंदु वाला, इसके बाद सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद दिशा को द्विकोज्य है, द्विकोणुपात है, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण है। यहाँ देख सकते हैं, यदि सरल रेखा समांतर हो तो क्या कंडीशन होगा, यदि लंबवत होगा तो क्या कंडीशन होगा। प्लेन के बारे में अब यहाँ से शुरुआत हुई है कि सदिश का समीकरण वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कार्तीय रूप क्या है, समतल का सामान्य समीकरण कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे, सदिश रूप में कैसे होगा। यहाँ पर कार्तीय है, फिर 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, उसका कार्तीय कार्टेजन फॉर्म, उसका सदिश रूप, ये टोटल आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दो समतल के मध्य कोण निकालने के लिए कॉस थीटा का प्रयोग करना है। यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला भी आपको दिया गया है। समतल के समांतर होने का कंडीशन है, समतल के लंबवत होने का कंडीशन है, किसी रेखा का तथा समतल के मध्य कोण निकालने का कंडीशन है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला है। दो समतल के मध्य बनने वाले कोण का समद्विभाजक का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है। दो समतलों के मध्य बनने वाले कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। समतल के किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। दो समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है। विषमतलीय रेखाएं स्ट्रेट लाइन का स्पेस कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया गया है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का स्थिति सदिश कैसे निकालें, इसका कार्टेजन फॉर्म क्या होगा। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, ये टोटल इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका कार्तीय रूप है। दो रेखाओं के बीच का निम्नतम दूरी कैसे निकालेंगे, दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेगी तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसका कार्टेजन फॉर्म क्या होगा। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, इसका कार्टेजन फॉर्म क्या होगा। ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कार्तीय रूप है। ये सारी जानकारी जो इसमें आपको टोटल के टोटल दिया गया है, जो आपका जो है 3D से संबंधित है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा बच गया है इसमें एक जो आपका 12 नंबर एक्सरसाइज है, यानी जिसमें हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका एक बच गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस स्लाइड में वो नहीं हो पाया है और वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शायद। कोशिश करते हैं कि इस स्लाइड में उसको पूरा करें, ठीक है। अन्यथा फिर जो है अगले वीडियो में उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फार्मूला वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको निश्चित तौर पर देख लेने की ज़रूरत है। बाकी जो 1-2 बच गया है उसको हम बाद में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।